हेलो फ्रेंड्स, पिछले सेशंस में हमने फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड काफी सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, जैसे कि व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग, व्हाई फाइनेंशियल प्लानिंग, व्हाट आर द फाइनेंशियल मिस्टेक्स वी मेक। अगर ये वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में वीडियोस के लिंक दे दिए गए हैं, उन्हें देखना ना भूलिएगा। ये सेशन करने के बाद मुझे अपने बहुत सारे क्लाइंट्स और चैनल व्यूअर्स से क्वेश्चंस आए कि फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में तो कुछ समझ में आ गया, बट हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी कुमार और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल फिनिक्वेशन में। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से मेजर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, व्हाट ऑल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस वी हैव। इस वीडियो में मैंने काफी सारे मेन टॉपिक्स ब्रीफ में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से वीडियो की लेंथ आपको थोड़ी ज्यादा लग सकती है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। थोड़ा भी स्किप करने में आप कुछ की पॉइंट मिस कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। बेल आइकन पे भी प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहें। सो बिफोर डिस्कसिंग ऑल द ऑप्शंस वी हैव, लेट्स हैव अ क्विक लुक कि अभी इंडिया में ज्यादातर लोग कहां इन्वेस्ट करते हैं। वी विल नॉट डिस्कस दीज इन डिटेल्स, लेट्स हैव अ क्विक लुक। इंडिया में मैक्सिमम लोग बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस के बारे में जानते हैं। देयर आर मेनी मोर ऑप्शंस जो कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता। ट्रेडिशनली मैक्सिमम लोग इंडिया में 3 कैटेगरीज में सेव या इन्वेस्ट करते हैं। बैंक्स में, दैट इज बैंक के सेविंग अकाउंट में या फिर एफडी में, आरडी में। देन देयर आर फ्यू गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे कि पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि, पोस्ट ऑफिस, और उसके बाद में कुछ रिस्कियर ऑप्शंस भी हैं जैसे कि गोल्ड या प्रॉपर्टी में भी लोग इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग इंश्योरेंस में भी इन्वेस्टमेंट पर्पज से इन्वेस्ट करते हैं। ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हमने अपने पिछले वीडियोस में डिस्कस किए हैं कि हमें इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट पर्पज से क्यों नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं और उस वीडियो का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है। सो ऑन व्हाट बेसिस हम डिसाइड करें कि हमें किस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए आपको अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछना बहुत जरूरी है। क्या ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस इन्फ्लेशन नाम के राक्षस को बीट कर पाएगा? क्या ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन लिक्विड है, मतलब आप किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में कभी भी पैसे निकाल पाओगे विदाउट एनी पेनल्टी? क्या ये इन्वेस्टमेंट आपको सफिशिएंट फ्लेक्सिबिलिटी दे पाएगा इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अमाउंट और इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन? मतलब अगर किसी महीने में आपके पास पैसे नहीं हैं तो मैं इन्वेस्टमेंट ना करूं, या किसी मंथ में मेरे पास ज्यादा पैसे हैं तो मैं ज्यादा इन्वेस्ट कर दूं, और मैं टाइम पीरियड भी अपने हिसाब से डिसाइड कर पाऊं, अनलाइक एफडी और एनी अदर इंश्योरेंस पॉलिसीज। क्या आप मिनिमम 100 रुपए या 500 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर पाओगे इफ रिक्वायर्ड? क्या इस इन्वेस्टमेंट से आपको कोई टैक्स बेनिफिट मिलेगा? आज मैं जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपको बताने के लिए चूज करके लाया हूं, उनमें इन सभी क्वेश्चंस का आंसर यस है। सो लेट्स जंप डायरेक्टली इनटू द इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। तो आज हम जिन मेजर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की बात करेंगे डिटेल में, वो है स्टॉक मार्केट, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स एंड आरईआईटी। आइए इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। हमने बचपन से सीखा है, बहुत लोगों से सुना है कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है, बहुत रिस्की है, इससे दूर रहना चाहिए। बट एक बात सोचिए, अगर स्टॉक मार्केट एक जुआ होता तो गवर्नमेंट्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस द ग्लोब इन मेनी कंट्रीज वुड हैव स्टॉप्ड इट लॉन्ग बैक। एटलीस्ट उन कंट्रीज में जहां जुए को उनके रिलीजियस रीजन की वजह से अच्छा नहीं माना जाता। बिकॉज ये जुआ नहीं है, ये एक मार्केट है। इस मार्केट को जुआ सिर्फ वही लोग कहते हैं जिसने बिना स्टॉक मार्केट के रूल समझे हुए यहाँ पे इन्वेस्ट किया और अपना पैसा लूज किया। ये लोग खुद की स्टडी किए बिना ही अपने दोस्तों से, फैमिली से, सब्जी वाले से, पान वाले से, व्हाट्सएप मैसेजेस के टिप्स से इन्वेस्ट करते हैं और फिर लूज करते हैं। मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं कि या तो आप अपनी खुद की स्टडी करके स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएं, या फिर स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू ही स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएं। तो आइए ब्रीफ में समझते हैं कि ये स्टॉक मार्केट होता क्या है। एक कंपनी है जिसको पैसे की जरूरत है अपने आप को ग्रो करने के लिए। वो स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स लिस्ट करते हैं, जिसमें बिग ऑर्गेनाइजेशंस, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स,
नॉर्मल हाउस होल्ड पीपल जस्ट लाइक यू एंड मी और इवन गवर्नमेंट भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जिस पैसे से वो कंपनी आगे ग्रो करती है। और जब वो कंपनी ग्रो होती है तो देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है और ग्रोथ होती है। जब वो कंपनी ग्रो होती है तो आपका पैसा जो आपने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है वो भी ग्रो होता है। उसके अलावा जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो उस प्रॉफिट का कुछ शेयर भी अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करती हैं डिविडेंड के रूप में। तो यहाँ पे विन विन सिचुएशन हो जाती है कंपनी के लिए भी और इन्वेस्टर्स के लिए भी। तो अगर आप प्रॉपर स्टडी के साथ किसी कंपनी में पैसा लगाते हो तो डेफिनेटली आप अपना पैसा ग्रो करेंगे, जिससे आपकी वेल्थ क्रिएट होगी और टाइम के साथ साथ आपका एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी बिल्ड होगा डिविडेंड के रूप में। इंडिया में मेजरली 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं जहां पे कंपनीज लिस्ट होती हैं, बीएसई और एनएसई, दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसके अलावा एक और एक्सचेंज भी होती है जिसे हम एमसीएक्स, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज भी कहते हैं, जहां पे डिफरेंट कमोडिटीज लाइक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर, ये चीजें भी ट्रेड होती है। आज हम एमसीएक्स की बात नहीं करेंगे, हम नॉर्मल बीएसई और एनएसई की ही बात करेंगे। स्टॉक मार्केट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। लेट्स डिस्कस प्राइमरी मार्केट फर्स्ट। ये प्राइमरी मार्केट क्या होता है? प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होता है जब कोई कंपनी पहली बार पैसा रेज करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने का डिसीजन लेती है, जिसके लिए वो सेबी को कांटेक्ट करते हैं कंपनी द्वारा हायर किए हुए इन्वेस्टमेंट बैंकर के थ्रू, और काफी सारी फॉर्मेलिटीज की जाती हैं। फिर इन्वेस्टमेंट बैंकर एक प्राइस रेंज डिसाइड करता है, जिस प्राइस रेंज में सब इन्वेस्टर्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस द ग्लोब बिड करते हैं। फिर बिड करने वाले इन्वेस्टर्स को उस कंपनीज के शेयर अलॉट किए जाते हैं थ्रू अ स्पेसिफिक फॉर्मूला और यू कैन से अ लॉटरी सिस्टम। उसके बाद वो कंपनी एक स्पेसिफाइड डेट पे बीएसई या एनएसई या दोनों पे लिस्ट होती है और वो कंपनी पब्लिक कंपनी हो जाती है। और ये जो ऑफर कंपनीज प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए लेकर आती हैं, इसे आईपीओ, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर भी बोला जाता है। तो आइए अब डिस्कस करते हैं सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में बिडिंग प्रोसेस खत्म होने पे वो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाती है। फिर वहां वो शेयर डेली ट्रेड होता है, मतलब खरीदा और बेचा जाता है। तो वो मार्केट जहां पे हम शेयर्स को खरीद और बेच सकते हैं उसे हम सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। सेकेंडरी मार्केट में आप कभी भी किसी भी शेयर्स को खरीद या बेच सकते हो, जबकि प्राइमरी मार्केट में आप सिर्फ शेयर खरीद सकते हो बाय बिडिंग प्रोसेस। स्टॉक मार्केट को इक्विटी मार्केट भी कहते हैं and stocks are also called as equity. So this was a brief information about stock exchange and stock market. अब हम डिस्कस करेंगे एक और मेथड जो कि एक और तरीका है कंपनीज के लिए पैसा रेज करने का और उस पैसे से ग्रो होने का। वहां पे भी आप इन्वेस्ट करके अपना पैसा ग्रो कर सकते हैं, दैट टू बहुत ही सेफ मेथड से। वो मेथड है डिबेंचर्स का, जिन्हें आप बॉन्ड्स भी कह सकते हैं। डिबेंचर्स एक तरह का लोन ही होता है जो कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन लेती हैं अपने आप को ग्रो करने के लिए। ये ऑर्गेनाइजेशन कोई भी प्राइवेट कंपनी हो सकती है, म्यूचुअल फंड कंपनी हो सकती है, एएमसी भी कहते हैं हम जिन्हें, एनी पीएसयू और गवर्नमेंट कंपनी, एनी बैंक, एनी एनबीएफसी, दैट इज बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस जैसी कंपनियां, देन गवर्नमेंट इटसेल्फ। तो डिफरेंट इन्वेस्टर्स, कंपनीज अपने आप को ग्रो करने के लिए एक फिक्स रिटर्न, जिसे टोकन कहते हैं, फिक्स करते हैं कोई भी डिबेंचर रिलीज करने से पहले, और वो रिटर्न आपको डेफिनेटली मिलता है रेगुलर इंटरवल पे। तो अगर डिबेंचर्स, बॉन्ड से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स की बात करें तो डिबेंचर्स आर आल्सो रेगुलेटेड बाय सेबी जस्ट लाइक स्टॉक मार्केट इन कंपनीज एक्ट 2008 which gives it further security, so no fraud। ये आपको फिक्स रिटर्न देते हैं किसी एफडी की तरह, बट एफडी से ज्यादा, और ये इनकम टैक्स फ्रेंडली होती है, स्पेशली फॉर पीपल इन द हायर टैक्स स्लैब्स। डिबेंचर्स आर मच मोर सेफर व्हेन वी कंपेयर इट विद स्टॉक मार्केट, क्योंकि स्टॉक मार्केट में अगर कंपनी की परफॉर्मेंस थोड़ी भी डाउन हो जाती है या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट थोड़े से भी प्रॉब्लमेटिक लग रहे हैं या कोई अनफेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी आ गई है, कुछ नहीं तो प्रमोटर्स में लड़ाई हो गई है, इन केसेस में उस कंपनी का शेयर प्राइस बहुत नीचे आ सकता है, विच कैन गिव यू लॉट ऑफ टेम्परेरी और परमानेंट लॉसेस।
वहीं डिबेंचर्स के केस में ये सब कुछ नहीं होता। अगर कंपनी चल रही है तो आपका पैसा सेफ रहेगा एंड यू विल डेफिनेटली गेट योर कमिटेड रिटर्न्स। तो आइए डिस्कस करते हैं फ्यू ऑफ द की डिफरेंसेस बिटवीन डिबेंचर्स एंड स्टॉक मार्केट। Debentures are very secured investment in comparison with stock market. Stock market is riskier investment अगर आप proper study के साथ stock market में invest नहीं कर रहे हो तो। Debentures gives you fixed returns. Stock market में returns बहुत ज़्यादा vary कर सकते हैं। Debenture are generally for fixed period कि वहाँ पे आप एक fixed period के लिए invest करते हो। However, stock market में you can invest in specific company for lifetime. डिबेंचर्स में डिविडेंड नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। स्टॉक मार्केट में अगर कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है तो वो अपना प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स के साथ डिविडेंड के रूप में शेयर करती हैं। डिबेंचर्स में जनरली रिटर्न 6 to 9% होता है, जबकि स्टॉक मार्केट में इट कैन गिव यू अनलिमिटेड रिटर्न्स इन पॉजिटिव एंड इट कैन मेक योर मनी जीरो एज वेल। सो दीज आर फ्यू की डिफरेंसेस बिटवीन डिबेंचर्स एंड स्टॉक मार्केट। सो अब बात करते हैं सबके फेवरेट टॉपिक दैट इज म्यूचुअल फंड्स की। तो म्यूचुअल फंड बहुत तरह के होते हैं जो कि हर किसी की नीड के हिसाब से अवेलेबल हैं। हमने अभी स्टॉक मार्केट और डिबेंचर्स के बारे में डिस्कस किया। म्यूचुअल फंड इसी स्टॉक मार्केट और डिबेंचर्स फंड में इन्वेस्ट करती है। जैसे हमने पहले देखा कि स्टॉक मार्केट इज रिस्की इफ यू डोंट हैव सफिशिएंट टाइम और कॉम्पिटेंस टू स्टडी अबाउट इट। सिमिलरली डिबेंचर्स आल्सो हैज लिमिटेशन विद रिस्पेक्ट टू रिटर्न्स। ये डेफिनेटली आपको बेटर रिटर्न देता है अपने सेविंग अकाउंट एफडी आरडी से, बट कैनॉट गिव यू रिटर्न व्हाट इक्विटी हैज गिवन इन पास्ट मेनी इयर्स। बट डिबेंचर्स गिव यू सेफ्टी। सो अल्टीमेटली रिस्क को मिटिगेट करने के लिए और बेटर रिटर्न्स अचीव करने के लिए हमारे पास है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स आर मैनेज्ड बाय मार्केट एक्सपर्ट्स जिन्हें हम फंड मैनेजर भी कहते हैं। मार्केट में डिफरेंट टाइप के म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल होते हैं एंड हर एक टाइप में बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं। ज्यादातर फंड्स हम दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज इक्विटी फंड और डेट फंड। तो डेट फंड्स आप कंसिडर कर सकते हैं एक डिबेंचर्स की तरह कि वहां पे डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया जाता है। इनको हम आगे और भी स्प्लिट करेंगे, उससे पहले हम समझ लेते हैं कि म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं। म्यूचुअल फंड्स वो होते हैं जहां पे मार्केट एक्सपर्ट, जिनको फंड मैनेजर भी कहते हैं, अपनी सूझबूझ और एक्सपर्टीज के हिसाब से मार्केट और कंपनीज का एनालिसिस करते हैं। फिर वो करे जाने वाले म्यूचुअल फंड का ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं, जैसे कि वो इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे या डिबेंचर्स बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे, किस तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे, कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करेंगे, उनकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। अपने एनालिसिस एंड ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग वो एक कंपनी की बजाय काफी सारी कंपनीज में एक साथ इन्वेस्ट करते हैं। काफी सारी कंपनीज में इन्वेस्ट करने के कारण आपका रिस्क पूरी तरह डाइवर्सिफाई हो जाता है उन सब कंपनीज में। एक फंड के अंदर 20 कंपनीज भी हो सकती हैं, 50 भी हो सकती हैं या उससे भी ज्यादा भी हो सकती हैं, जिससे आपका रिस्क उतनी कंपनीज में बढ़ जाता है। आइए इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि एक फंड मैनेजर है जो कि एक इक्विटी फंड क्रिएट करता है जिसमें वो 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। अब हो सकता है कि उस फंड मैनेजर का एनालिसिस उन 50 में से 2-3 कंपनीज में सही नहीं रहा और 2-3 कंपनियां बंद हो जाती हैं, बट बाकी की 47 कंपनीज तो ठीक हैं, जिससे अल्टीमेटली आपका पैसा ग्रो होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि 50 में से 3 कंपनीज बंद हो चुकी हैं। दैट इज मैजिक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इन म्यूचुअल फंड, जिसकी वजह से आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है। तो इस बंडल ऑफ इन्वेस्टमेंट को ही म्यूचुअल फंड्स कहा जाता है। और इस रिस्क बीटिंग डाइवर्सिफिकेशन जैसी क्वालिटीज की वजह से ही आज इंडिया इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ग्रोथ। 2015 में इंडिया में 13.7 ट्रिलियन, दैट मीन्स 13,70,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में आई थी, जो कि आज बढ़कर 27,10,000 करोड़ की हो गई है। मतलब 5 साल में लोगों ने इन्वेस्टमेंट डबल कर दिया है और आगे भी यही ग्रोथ एक्सपेक्टेड है इंडिया के म्यूचुअल फंड्स में।
इंडिया में ज़्यादातर लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट एसआईपी के थ्रू करते हैं, दैट इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू करते हैं, जिसका मतलब ये है कि म्यूचुअल फंड्स में रेगुलर इंटरवल्स में सिस्टमैटिक मेथड से इन्वेस्ट करते हैं। और जब आप इन म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करते हो तो आपको मार्केट के उतार चढ़ाव का भी बेनिफिट मिलता है। इसका मतलब ये है कि जब मार्केट गिरता है तो आप वहां पे सस्ते दाम में अपने म्यूचुअल फंड्स के यूनिट खरीदते रहते हो, जिससे आपके म्यूचुअल फंड्स का खरीद भाव और नीचे आ जाता है और लॉन्ग टर्म में जब मार्केट ऊपर बढ़ता है तो आपको उसका बेनिफिट मिलता है। तो जैसे हमने डिस्कस किया, म्यूचुअल फंड में दो मेजर कैटेगरीज होती हैं, इक्विटी एंड डेट फंड्स। इनमें भी आगे फर्दर बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। तो जब हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं, इसमें जैसे एक लार्ज कैप फंड कैटेगरी होती है जिसमें कि फंड मैनेजर उन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जिनका मार्केट कैप 30,000 करोड़ से ज्यादा होता है। दैट मीन्स वो बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं और उनके डूबने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। सिमिलरली मिड कैप फंड्स होते हैं जिनमें के मार्केट कैप 10,000 से 30,000 करोड़ के बीच में वेरी करता है, तो उन कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है। स्मॉल कैप फंड में वो कंपनियां होती हैं जहां पे बहुत ही छोटी कंपनियां होती हैं जिनका मार्केट कैप 10,000 करोड़ से नीचे होता है। मल्टी कैप फंड्स होते हैं। मल्टी कैप फंड्स में इन्हीं कंपनीज का, दैट मीन्स लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का मिक्सचर लिया जाता है और उनमें इन्वेस्ट किया जाता है। देन वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट फंड, दैट इज ELSS फंड्स। ELSS फंड्स वो फंड होते हैं जहां पे इन्वेस्ट करने से आपको ATC सेक्शन के अंडर टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, पर यहाँ पे ELSS फंड्स में 3 साल का लॉक इन पीरियड भी होता है, तो ये हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो जब हम डेट फंड्स की बात करते हैं जिनमें डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया जाता है, तो लिक्विड फंड्स बहुत ही यू कैन से लिक्विड होते हैं, जिनमें आप कभी भी पैसा डाल सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं। ये एक सेविंग अकाउंट की तरह काम करता है और इनमें आपको जनरली 6% के आसपास रिटर्न मिल जाता है। उसके बाद में शॉर्ट ड्यूरेशन फंड होते हैं जिनमें ऐसे डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया जाता है जिनकी ड्यूरेशन 6 months to 1 year के बीच में होती है। देन वी हैव मीडियम ड्यूरेशन फंड्स जहां पे ऐसे डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया जाता है जिनकी ड्यूरेशन 1 साल से 4 साल तक होती है। देन वी हैव मीडियम टू लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन फंड्स, उनमें ऐसे डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया जाता है जिनकी ड्यूरेशन 4 साल से 7 साल के बीच में होती है। और फिर हमारे पास होते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन फंड जिनकी ड्यूरेशन 7 साल से ऊपर की होती है। तो ये हमारे पास बहुत सारी कैटेगरीज हैं। तो इसके अलावा एक और कैटेगरी है दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड में इक्विटी और डेट को मिक्स करके एक फंड बनाया जाता है जिससे आपको डिबेंचर्स की सेफ्टी भी मिलती है और इक्विटी जैसी रिटर्न भी मिलती है, तो आपको एक ठीक ठाक रिटर्न मिल जाती है विद सेफ्टी। तो ये होते हैं हमारे म्यूचुअल फंड की डिफरेंट कैटेगरीज। सो आई होप आपको म्यूचुअल फंड में कुछ अब अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर आपको और भी डिटेल चाहिए तो प्लीज कमेंट में मैसेज करना ना भूलिएगा कि आप अगर इसमें और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन वी हैव इज REIT, दैट इज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। REIT डेवलप्ड कंट्रीज में बहुत टाइम से एक प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, बट इंडिया में सेबी ने 2014 में REIT को अप्रूव किया। REIT एक रियल एस्टेट की कंपनी क्रिएट करती है जो कि बहुत सारे हाई वैल्यूड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को मैनेज करती है। जो भी कंपनी REIT के थ्रू मार्केट से इन्वेस्टमेंट लेती है उन पर सेबी के काफी सारे गाइडलाइंस लागू होती हैं, जैसे कि REIT वो ही कंपनीज ला सकती है जिसकी 90% प्रॉपर्टीज रेवेन्यू जनरेटिंग हो, सिर्फ 10% प्रॉपर्टीज अंडर कंस्ट्रक्शन हो सकती है। REIT लाने वाली कंपनीज को अपने रेवेन्यू का 90% पैसा डिविडेंड के रूप में अपने इन्वेस्टर्स को देना मैंडेटरी है। बाकी के 10% से वो अपने ऑपरेशनल खर्चे चला सकते हैं। तो जैसे कि अभी एक रीसेंट माइंडस्पेस REIT IPO में देखा गया कि वो कंपनी करीब 7 से 8% पर एनम पे आउट अपने इन्वेस्टर्स को दे रही थी। इसके अलावा ये REIT स्टॉक एक्सचेंज में भी ट्रेड होता है, जहां पे कंपनी की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपका इन्वेस्टेड पैसा ग्रो या रिड्यूस हो सकता है। REIT उन इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है जो रियल एस्टेट में भी अपना पोर्टफोलियो का एक्सपोजर चाहते हैं, पर बहुत ज्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट की वजह से वो उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाते। तो आई होप आपके बहुत सारे क्वेश्चंस REIT से रिलेटेड सॉल्व हो गए होंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग REIT से रिलेटेड थोड़ी इंप्रूव हुई होगी।
सो लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि आपको अपना फ्यूचर खुद सिक्योर करना है। उसके लिए ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज करें जो आपको मैक्सिमम रिटर्न दे और आपकी टैक्स लायबिलिटी उन रिटर्न्स पे कम से कम हो। तो जैसा कि हमने स्टॉक मार्केट, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड, आरईआईटी के बारे में डिस्कस किया, ये सब आपको इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न देते हैं और इनकम टैक्स फ्रंट पे भी आपको कुछ बेनिफिट देते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर इन्वेस्टिंग इन। तो पैसा आपका है, फ्यूचर आपका है और डिसीजन भी आपका है। तो अगर आपको इनमें से किसी भी ऑप्शन में इन्वेस्ट करना है तो रीच आउट टू फिनिक्स नाउ विदाउट एनी डिले। कॉन्टैक्ट डिटेल्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। एक्ट नाउ। इन ऑप्शन के अलावा अगर आप किसी स्पेसिफिक फाइनेंशियल प्रोडक्ट पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। वीडियो क्लोज करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका ये छोटा सा एक्शन मुझे आगे भी वीडियोस बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड वीडियोस आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रही होंगी, जिन्हें जरूर देखिएगा।